बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी इंतहाई अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फ़ैसला कर लिया है। तहरीक लब्बैक को बैन किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला साहब ने यह ऐलान किया है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जा रही है। अच्छा, इसके तकरीबन बहुत सारे पहलू हम डिस्कस करेंगे। मैंने गुज़श्ता तकरीबन 2-3 वीडियोस में यही कहा हुकूमत ने जो मुआहदा किया था और उस मुआहदे की जो ख़ास तौर पे ये शिक थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा, उस वक़्त शायद हुकूमत ने कुछ लाइट ले लिया था इसको और कहा था कि बस ठीक है, जिस तरीके से बस ठीक है, ये एक लिखी गई शिक, तो फिर कौन इसको देखता है, देखा जाएगा। ये वैसे फैक्ट है कि उस वक्त इसको बड़ा लाइट लिया गया था या इदराक ही नहीं था। लेकिन जब वो सीरियस हुए और फिर उन्होंने कहा हम अब आ रहे हैं, अब इनको उसके बाद इस चीज़ का इदराक हुआ, समझ आई कि भाई पिछले इजलास FATF में भी हमारे साथ क्या हुआ है इसी शिक की वजह से। और फिर उसके बाद अगर ये करारदाद आ जाती है, भले वो ना मंजूर हो जाए, लेकिन अगर ये आ भी जाती है तो इसके बड़े रिपरकशंस होंगे इंटरनेशनल लेवल पे। जैसा कि वज़ीर दाखिला साहब ने भी फरमाया है कि भाई स्टेट को भी देखा जाना चाहिए। क्या मैं कहता हूँ मकाफ़ात अमल है, क्या यू टर्न हैं, वो जनाब बिल्कुल ही मुकर गए। मैं आता हूँ उस पर, मैं बताता हूँ कि पाबंदी कौन लगवाना चाहता है और इसके बाद पाबंदी के बाद भी क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना। पाबंदी तो अगर पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं मालूम कि काबीना अल्टीमेट पाबंदी का फ़ैसला कर चुकी है हुकूमत, या क्योंकि मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। हमाद अज़हर साहब ने एक दिन ऐलान किया कि जनाब इंडिया के साथ हम तिजारत करने चाह रहे हैं, चीनी भी ख़रीदेंगे, काटन भी ख़रीदेंगे। और ये पता चला कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद अपने इंस्ट्रक्शंस पे ऐसा हो रहा है। दूसरे दिन काबीना ने यू टर्न ले लिया जनाब, जैसे एक उस पर बैकलैश आया। अब भी ये देखना है और यही कि हो सकता है यू टर्न ले, क्योंकि हुकूमत तो बहुत सारी चीज़ों पे यू टर्न लेती है ना, अपने हर फैसले पे तकरीबन कोई यू टर्न लेती है। लेकिन अगर यू टर्न नहीं लिया और इस पे पाबंदी लग गई तो फिर उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं ना, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसके बहुत सारे नताइज भी होते हैं, उसके बहुत सारे असरात भी होते हैं। मसलन अगर इन पे पाबंदी लगती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप जाए ना वहाँ पे और पार्टीज़ की फहरिस्त देखें तो 118 नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये लिखा हुआ है। ठीक। और खादिम हुसैन रिजवी साहब बतौर अमीर ये रजिस्टर्ड है जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ठीक। एक तहरीक लब्बैक इस्लाम है, वो आसिफ साहब की है, मौलाना आसिफ साहब की। ठीक है ना, गालिबन आसिफ जलालवी साहब हैं। अच्छा, उनके नाम से है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी साहब के नाम से उनके अमीर हैं। और अगर ये ऐसा हो जाता है, इनको क्रेन का निशान अलाट किया गया। अब भी जो NA 249 है 249, उसमें भी इनके एक बंदे हैं जो, क्योंकि वहाँ पर कराची में सिंध असम्बली वो वाहिद असम्बली है जिसमें तहरीक लब्बैक के 2 MPAs हैं। कराची से इन्होंने तहरीक लब्बैक ने 2 सीटें जीती, यानी पूरे पाकिस्तान में तो इन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में, लेकिन कराची से इन्होंने 2 सीटें जीती हैं और इनके 2 MPAs सिंध असम्बली में मौजूद हैं। अब एक MNA की सीट पर भी जो NA 249 जहाँ से मिफ्ता इस्माइल साहब और बाकी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो लड़ रहे हैं, वहीं से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट भी है। और अगर पाबंदी लग गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब वो फिर इनको आज़ाद हैसियत में तो ये लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी एफिलिएशन या क्रेन का निशान इनको नहीं दिया जाएगा। आपको समझ आ गई। तो फिर अगर इस तरह से मामला होता है तो फिर वहाँ उनकी भी पार्टी, उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मैं क्या कहूँ, क्या मकाफ़ात अमल हैं, क्या वक्त क्या क्या दिखाता है। ठीक है ना।
मतलब 2018 से पहले किस तरीके से मारेज़े वजूद में आई ये जमात, किस तरीके से घंटों घंटों में इनको रजिस्टर कर दिया गया, किस तरीके से फिर वो धरना आया, फिर किस तरीके से उस धरने में किसने हज़ार हज़ार रुपए के नोट बांटे, फिर किस तरीके से जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने वो तारीख़ी और तारीख़ साज फैसला दिया। उस फैसले की बुनियाद पर हुकूमत हाथ धो के पीछे पड़ गई उस अजीम सपूत, पाकिस्तान के अजीम सपूत और अजीम जज के, और वो झूठा और बेबुनियाद किस्म का रेफरेंस खैर से ठोक दिया अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो रेफरेंस उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के मुंह पे दे मारा। तो ये बहुत एक लंबी कहानी है। ये क्या क्या यहां पे होता रहा है इस मुल्क के साथ, किसने बनवाई। नो डाउट उन्होंने वहां 2 सीटें जीती, लेकिन यहां पंजाब में उन्होंने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन बहुत सारी सीटों पे बहुत सारे लोगों को हरवाया जरूर। बहुत बड़ी बात है। आप अगर उनके, मैंने बहुत माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व किया था 2018 के इलेक्शंस को, तो बात यह है कि अगर ये पाबंदी, अब शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं, शेख रशीद साहब, इसका मतलब वही हुआ ना कि वही जो लाए थे उनको वही पाबंदी लगवाना चाहते हैं। अब इसमें भी 2 बातें हैं। क्या पाबंदी वो लगवाना चाहते हैं इनको बिल्कुल जनाब रास्ते से अब हटाने के लिए, वो जैसे जिस तरह से होता है कि जब एक कोई इस तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो उसको यूज़ करके फेंक दिया जाता है, क्या वो वाली सूरत हाल है, या पाबंदी लगवा के कोई इसका बैकलैश जो आएगा उस बैकलैश, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी गेमें होती हैं ना, बहुत सारी सियासत होती है ना, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हुकूमत पाबंदी लगवा के उस रद्द अमल के लिए भी तैयार है कि जो अगर रद्द अमल मुमकिन तौर पे आ सकता है अगर, तो ठीक है ना। अब आज जनाब वजीर दाखिला साहब ने क्या फरमाया, एक तो मसला ये है, आप तो खैर सिग्नल कुछ खुल गए हैं इंटरनेट के, बिल्कुल ही 3-4 रोज़ से बंद थे। मैंने कल वाली वीडियो जनाब इफ्तार में बनाई और फिर वो अपलोड हुई कोई शहर में जाके, और वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत ही अपना मुश्किल से अपलोड हुई। अब इसी तरीके से कोशिश होगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आपको जो है ना इन डेवलपमेंट से हर लम्हा जो है ना इंशाअल्लाह हम अपडेट रखेंगे, और मैं अपडेट रखूंगा आपको, और तबसरे के साथ भी और न्यूज़ के साथ भी। तो वज़ीर दाखिला साहब क्या ज़बरदस्त किस्म की बातें, और क्या उन्होंने कहा जनाब कैसे कैसे यू टर्न लिए जाते हैं। मैं तो बिल्कुल, उन्होंने इस तरह से तोता चश्मी की कि जो इन्हीं जमात, जब ये 2017 में धरना लेके आए थे तो जनाब यही वज़ीर दाखिला साहब थे, उस वक़्त वज़ीर दाखिला तो नहीं थे लेकिन उस वक़्त वो अपोजिशन में थे, तो जनाब वो जिस तरीके से उन्होंने जो है ना इनकी वकालत की और जिस तरीके से इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे, तो वो फिर अब वो बिल्कुल ही जनाब यू टर्न ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी जमात की जो सड़कें बंद करती है, एक ऐसी जमात की जो तकलीफ देती है आवाम को, एक ऐसी जमात जो एम्बुलेंस को बंद करती है और वहाँ से लोग मर जाते हैं, एक ऐसी जमात जो ऑक्सीजन बंद करती है और इस तरीके से जो पुलिस वालों पर हमले करती है। तो मैं कहता हूँ कि शुक्र है वज़ीर दाखिला साहब ने मान लिया कि सड़कें बंद करना, बाज़ार बंद करना, मार्केटें बंद करना, रोड गलियां बंद करना बुरी बात होती है। याद है ना खान साहब के ना, उनके अभी तो खैर उनके भी माशाल्लाह वज़ीर आज़म हैं, उनके लीडर हैं, हमारे भी वज़ीर आज़म हैं, पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनके अल्फाज याद है ना कि जब उन्होंने खुद कहा था कि फलां तारीख को मैं कराची बंद करूंगा, याद तो है ना आपको ना, इस तारीख को मैं लाहौर बंद करूंगा, इस तारीख को मैं इस्लामाबाद बंद करूंगा, इस तारीख को मैं पेशावर बंद करूंगा और फलां तारीख को मैं पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा। याद है आपको? आपको याद है ना? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा। बहरहाल बात यह है कि अगर सड़कें बंद करना और इस तरीके से आवाम को तकलीफ देना, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए। कोई सियासी जमात हो, कोई मजहबी जमात हो, कोई जत्था हो, कुछ भी हो, उसको नहीं हक होना चाहिए इस तरीके से कानून को, आइन को हाथ में लेने का, इस तरीके से पुलिस पे हमले करने का, इस तरीके से एम्बुलेंसेज रोकने का, इस तरीके से जनाब ऑक्सीजन के सिलेंडर रोकने का, इस तरीके से मार्केटें बंद करवाने का और इस तरीके से निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करवाने का। लेकिन उससे पहले चाहिए था, हुकूमत को हक था
कि वो खुद भी सॉरी करती, वो खुद भी कौम से माफ़ी मांगती, वो खुद भी माजरत करती कि जनाब हम भी माजरत खां हैं, हम भी माफ़ी मांगते हैं, अपने माजी के बातों पर, अपनी माजी के हरकतों पर, हरकत पर हम माफ़ी मांगते हैं कि जब हम ये कह रहे थे कि हम फलां सड़क, यही तो आरिफ अलवी साहब का क्लिप मौजूद है कि उन्होंने गाड़ी को रोका, उन्होंने कहा भाई साहब फैसला ये हुआ है कि सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। ये आरिफ अलवी साहब थे ना जो सदर पाकिस्तान है माशाल्लाह, ठीक है, यही थे ना जो कराची में कह रहे थे, और यही थे जनाब। और उसके बाद वो जनाब इस तरीके से गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों की तरफ बढ़े थे। तो क्या मैं कहता हूं अंदाज है, और क्या मकाफात अमल है, और क्या जो है ना मतलब है माजी की तल्ख यादें हैं कि वो फिर जो है ना याद माजी अजाब है गालिब, छीन ले मुझसे तो हाफजा मेरा। तो बात यह है कि आपको भी वो माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने भी गलत किया था, हमने भी बहुत गलत किया था। अब अगर ये पाबंदी लग जाती है तो फिर ये सियासी इनका जो स्टेचर है वो ख़त्म। जो 2 MPAs हैं उनका वो पॉलिटिकल एफिलिएशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से ख़त्म, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो NA 249 का है उम्मीदवार, उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और इनके तमाम बैंक अकाउंट्स या जो भी असासे इनके वो मुंजमद कर दिए जाएंगे, इनको इस तरीके से बैन। तो फिर आप ये बताएं, बहुत सारे इसके बहुत सारे मुज़मरात हैं, इसके बहुत सारे। अब उसके बाद क्या होता है उसके बाद कि क्या एक और जो है ना बैकलैश या एक और रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता, एक और रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता। साद रिजवी साहब की कब रिहाई होती है, उनको कब रिहा किया जाता है, उनकी रिहाई के बाद क्या होता है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं, जो बहुत सारे सवालात हैं। और इसमें खास तौर पे कंट्रोल टावर का जो किरदार है वो बहुत अहम है कि वो क्या यही चाह रहा है कि जी बिल्कुल इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। हुकूमत और कंट्रोल टावर भी पाबंदी लगने में एक ही पेज पर हैं। क्या वो यही क्या शेख रशीद साहब हुकूमत की तरफ से लगा रहे हैं या कंट्रोल टावर के इशारों पे लगा रहे हैं? ये क्या हो क्या रहा है? क्या वो भी यही चाह रहा है कि पाबंदी लगे और बस ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए, या कोई ये चाह रहा है कि पाबंदी लगे और फिर रिएक्शन आए और फिर उस रिएक्शन को हुकूमत किस तरीके से हैंडल करती है? क्या सवालात है ना भाई, सवालात तो बहुत सारे आते हैं ना जहन में ना। तो बात ये है कि पाबंदी लगने के बाद अब ये जैसे शेख रशीद साहब ने फरमाया कि पंजाब हुकूमत की समरी आई, और वो समरी जो है ना मैंने फॉरवर्ड कर दी है फेडरल कैबिनेट को। अब जैसे ही वो फेडरल कैबिनेट का इजलास होता है तो उसके एजेंडे पर अब नेक्स्ट पर या उससे नेक्स्ट पर या जब भी होता है तो फेडरल कैबिनेट के इजलास के एजेंडे पर ये सारी कुछ चीज़ें होंगी। अब देखा ये जाएगा कि जनाब कि ये जब पाबंदी लगती है उस पाबंदी के बाद क्या होता है। लेकिन हमने भी क्या खूब खेल खेले हैं जनाब इस मुल्क के साथ कि जनाब किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के वोट को कट करने के लिए, किस तरीके से जनाब नवाज शरीफ साहब के वोट को कट करने के लिए रातों रात एक जमात खड़ी कर दी गई, किस तरीके से फिर उन्हीं से धरने दिलवाए गए, किस तरीके से जनाब उनको घंटों में जो है ना विद इन आवर्स रजिस्टर करवाया गया, फिर किस तरीके से उन्होंने वो जो है ना अब वही जमात पर पाबंदी लगाई जा रही है, और वही उसी जमात पर वही पाबंदी लगा रहे हैं जिन्होंने इस जमात को उठाया था, जिन्होंने इस जमात को रातों रात खड़ा किया था। क्या मकाफात अमल है, वक्त भी क्या दिखाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है। दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि साद रिजवी साहब की जब रिहाई होती है तो वो क्या करते हैं। वो साद रिजवी साहब वो कुछ मूड को देखेंगे ना। यही आपको याद होगा कि 2017 और ये 2020 के धरने के दरमियान एक और धरना हुआ था, याद है आपको, लाहौर में हुआ था और तहरीक लब्बैक का हुआ था। उसमें गालिबन जलाली साहब थे, आसिफ जलाली साहब या और भी एक साहब थे वो भी।
तो जनाब उन्होंने अपने धरने में ये ऐलान किया था कि हमें फलां नाम लेकर कहा था, खुद नाम लेकर कहा था, खुद जनरल फैज साहब का भी नाम लिया था, उन्होंने कुछ और का भी नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब ये आए हैं, उन्होंने कहा कि धरना ख़त्म करो नहीं तो हम तुम्हें भून देंगे। ये उनके अल्फाज थे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद चंद दिन के बाद हमने देखा कि खादिम रिजवी साहब को भी और उन साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद हमने देखा कि एक माफ़ीनामा आया जो मीडिया पे भी चला और सोशल मीडिया पे भी चला। और फिर जब गिरफ्तार किया गया तो उस गिरफ्तारी के बाद कोई इक्का दुक्का कुछ न कुछ जो है ना यहाँ पर एहतजाज हुआ था। उसके बाद किसी चिड़िया ने पर नहीं मारा था। और फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ, वो लंबे अरसे तक जेल में रहे। और फिर उसके बाद वो एक माफ़ीनामा हमारे सामने आया था, वो उस माफ़ीनामे पे दस्तखत भी थे और फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आए थे। तो बात ये होती है कि बहुत सा रियासत की बहुत ताकत होती है भाई, हुकूमत की और रियासत की बहुत ताकत होती है। ये अगर पॉलिटिकल गेम्स ना की जाएं, ये कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं, क्योंकि अब सूरत हाल बहुत गंभीर और बहुत पेचीदा थी ना। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप तनहा होने जा रहे थे। अब FATF में आपको, अगर आप फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करते तो FATF आपको ब्लैक लिस्ट कर देता। आप ग्रे में अभी तक निकलने की इतनी तगोदो कर रहे हैं तो आपको तो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते। और ब्लैक लिस्ट में आपको पता है कि पाकिस्तान को क्या क्या भुगतना पड़ता। तो बात यह है कि पहले से सोच समझ के आप स्टेप्स उठाया करें, पहले से सोच समझ के मुआहदे की शिक्कें को क्या करें। इन्हीं शेख रशीद साहब के तो साइन थे, उस पर मुआहदे पर भी शेख रशीद साहब के साइन हैं। तो क्या उस वक़्त आपको नहीं पता था कि आप ये इतने जो वादे कर रहे हैं, तो क्या ये कौन कौन से वादे मुमकिन हैं और कौन कौन से नामुमकिन हैं। रियासत को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, हुकूमत को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से कौन सी चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप आइंदा, ये सिर्फ उसी शिक की वजह से सारा फसाद खड़ा हुआ है और इसका भी कम से कम को मुहासबा होना चाहिए जिन लोगों ने इस पर एग्री किया था। आप देखते हैं कि क्या होता है। पाबंदी का फैसला हो चुका है, उसके बाद देखेंगे होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।